हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, डी कैट कंसेप्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डेयरी फार्म डेयरी फार्मर्स के बीच में, और डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट भी इसे काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। जितने भी फीड हैं अब डी कैट के हिसाब से मार्केट होने लगे हैं। कई सारी कंपनियां इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने लगी हैं, और ऐसा नहीं है कि इसका खाली प्रचार हो रहा है, इससे काम भी बहुत लिया जा रहा है। पशुओं में उत्पादन भी बढ़ रहा है, बीमारियां भी कम हो रही हैं। तो ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट भी है जो कि डी कैट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पशुओं में के चारे में किस तरीके से डी कैट बैलेंस करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। बार बार मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप लाइक कीजिए वीडियो को। आपको खुद ही ये सोचना चाहिए कि अगर आप इसे देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, क्योंकि वीडियो का उसमें रिदम टूट जाता है बीच में अगर ये कहा जाए। तो खैर, शुरू करते हैं इसे। एक बात है इम्पॉर्टेंट शुरू करने से पहले, वो ये है कि जिन पशुओं में डी कैट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनकी फीडिंग में डी कैट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो पशु लगभग 14% एक्स्ट्रा दूध देते हैं अपनी पूरी लैक्टेशन पीरियड में। तो किस तरीके से होता है ये, इसे समझते हैं। तो डी कैट क्या है? डी कैट बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है डाइटरी कैटायन एनायन डिफरेंस का। यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिख रही है। इस फ़ोटो में ये नज़र आ रहा है कि एक कैटायन है और एक एनायन है। पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं उन्हें कैटायन कहा जाता है, और नेगेटिव चार्ज आयन जो होते हैं उन्हें एनायन कहा जाता है। तो ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिनका थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड होगा, 10-12 में साइंस पढ़ी होगी, तो वो ज़्यादा से अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन कोई भी, चाहे फार्मर हो या कोई भी जो इसे देख रहा है, बस आप ये ध्यान रखिए कि दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। एक कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक एनायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो ध्यान में रखने वाले कैटायंस हैं जो बॉडी के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो पोटेशियम की होती है, क्योंकि डाइट में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर सोडियम होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। दूसरी चीज़ आती है फिर एनायंस की। तो एनायन मेन कौन कौन से होते हैं? एक क्लोराइड होता है, फिर बाइकार्बोनेट होता है, फिर सल्फेट होता है, और फॉस्फेट होता है। इनमें सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो क्लोराइड होता है। उसके बाद बाइकार्बोनेट, उसके बाद सल्फेट का नंबर आता है, फिर फॉस्फेट। बाइकार्बोनेट एक्चुअली बाहर से अवेलेबल नहीं कराया जा सकता, इसे एब्जॉर्ब नहीं करती, इसे बॉडी खुद ही बनाती है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह देते हैं, इसका सिर्फ सोडियम ही अंदर जाता है, बाइकार्बोनेट नहीं जा पाता है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई वो क्लोराइड, और इधर पोटेशियम और सोडियम। उससे थोड़ा सा कम फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इधर सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो कैटायन और एनायन ये आपको अब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्यों है डाइट में? कुछ दशक पहले, लगभग 1970 में, कुछ रिसर्चर्स ने ये देखा कि जो काउज़ जिनमें पॉजिटिव आयंस, जो कैटायंस है, उनकी डाइट में अगर कैटायंस की बहुतायत होती है, वो ज़्यादा दिया जाता है, जिनमें बच्चा पैदा होने वाला है, जो डिलीवरी होने वाली है जिन काउज़ में, तो उनमें मिल्क फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन काउज़ के अंदर। और जिन काउज़ में उसके कॉन्ट्रेरी ये भी देखा गया कि जिन काउज़ में कैटायन की मात्रा कम थी उनकी डाइट में, और एनायंस की मात्रा ज़्यादा थी, तो उनमें मिल्क फीवर के चांसेस काफ़ी कम हो गए। तो इसी रिसर्च को, इसी चीज़ पे फोकस करते हुए लोगों ने क्या किया कि लो कैटायन हाई एनायन डाइट देनी शुरू कर दी, जिसे नेगेटिव डी कैट डाइट कहा जाता था। तो इसका जो मेन इस्तेमाल हुआ, ये मिल्क फीवर के प्रिवेंशन में हुआ। अच्छा, मिल्क फीवर मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में आपको बताया है, ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये गेटवे डिजीज़ है। अगर ये होती है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, कैल्शियम डाउन चला जाता है,
तो ये दुनिया भर की बीमारियों के लिए दरवाज़े खोल देती है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी होता है, मास्टाइटिस भी होता है, बच्चा फंसने की भी प्रॉब्लम आती है, और ह्यूमन मतलब डाइजेशन में भी प्रॉब्लम रहती है, पशु खाना नहीं खाता है, एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम आती है मिल्क फ़ीवर की वजह से। तो अगर हम मिल्क फ़ीवर को प्रिवेंट कर लेते हैं किसी तरीके से, हाइपोकैल्सीमिया नहीं होने देते, तो हम कई सारी बीमारियों से बचाव कर देते हैं। तो ये मिल्क फ़ीवर को रोकने के लिए एक अच्छा मतलब कंसेप्ट रिसर्चर्स की उसमें आया, नॉलेज में आया, और उन्होंने क्या किया इसमें और अपनी रिसर्च बढ़ा दी। तो डीकैड का ये बाद में देखा गया कि ना सिर्फ ड्राई काउज़ में, ड्राई प्रेग्नेंट काउज़ में, बल्कि जो लैक्टेटिंग काउज़ होती हैं जिनमें बच्चा हो चुका होता है, काफ हो चुका होता है, उसमें भी डीकैड का बहुत रोल होता है, और वो फीड इनटेक को भी बढ़ाता है अगर डीकैड बैलेंस है, और मिल्क प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। तो सिर्फ मिल्क फ़ीवर को ही नहीं रोकता है, बल्कि प्रोडक्शन को भी इन्हेंस करता है। तो उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई कि पॉजिटिव डीकैड जो है वाला जो फीड है वो काविंग के बाद मिल्क को इंक्रीज़ करता है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, ड्राई मैटर इनटेक को बढ़ाता है, और नेगेटिव डीकैड जो होता है काविंग से पहले, वो हाइपोकैल्सीमिया को या मिल्क फ़ीवर को रोकता है या कम करता है एट द टाइम ऑफ काविंग। तो ये इम्पोर्टेंस रही डीकैड की। और आजकल जितनी भी डेयरी जो न्यूट्रिशन कंपनीज़ हैं जो फीड बनाती हैं, या फीड फर्म्स हैं, या फिर जो कंपनियां सप्लीमेंट्स बनाती हैं डेयरी के न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो सब इस कंसेप्ट को यूटिलाइज़ करते हैं, और फीड की परफॉर्मेंस, एनिमल की परफॉर्मेंस को इस एनहेंस करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब डेयरी के अंदर कोई भी अगर न्यूट्रिशनिस्ट डेयरी के फीड प्लान को या डेयरी को देखते हैं, तो उनके लिए 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो इशू होता है वो होता है हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करना। मतलब काऊ के अंदर हाइपोकैल्सीमिया नहीं होने देना, ना तो मिल्क फ़ीवर होने देना और ना ही हाइपोकैल्सीमिया, सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया जिसे कहा जाता है। तो ये सबसे पहला एम होता है। अगर ये नहीं होता है तो काऊ अच्छे प्रोडक्शन में आती है और प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत बढ़ जाती है। हाइपोकैल्सीमिया क्या है, मिल्क फ़ीवर क्या है, ये इससे पहली वाली जो वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं, अच्छे से समझाया गया है। दूसरा पहलू ये रहता है न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कि ड्राई मैटर इनटेक ब्यात के बाद जब वो काविंग हो जाती है, काफ पैदा हो जाता है, तो गाय खाना जो है वो कम खाती है, या भैंस है, गाय है, वो उसका ड्राई मैटर इनटेक इतना नहीं होता है, दाना चारा वो कम लेती है। तो ये रहता है कि जल्दी से जल्दी उसका जो इनटेक है वो बढ़ाया जाए, ताकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस जो है उसे कंट्रोल किया जा सके, और गाय जल्दी से पीक में आए और देर तक उस पीक को मेंटेन करे, जिससे दूध की मात्रा, टोटल जो लैक्टेशन है उसमें बढ़े। उससे गाय की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो काविंग के बाद जितनी जल्दी हो सके वो ड्राई मैटर इनटेक को अपना बढ़ा के मैक्सिमम पे ले आए। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है पीक लैक्टेशन को जल्दी से जल्दी अचीव करना। जो गाय बछड़ा देने के बाद जो सबसे ज़्यादा दूध देती है वो लगभग 8 हफ्ते बाद देती है। पीक लैक्टेशन जो है वो 8 हफ्ते बाद आती है। अगर हम उसे किसी तरीके से मैनेजमेंट करके 6 हफ्ते पे या 5 हफ्ते या 4 हफ्ते पे ले आते हैं, तो उससे गाय का जो प्रोडक्शन होता है उसे हम काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जो कि फीड फॉर्मुलेशन करते टाइम या फीड मैनेजमेंट करते टाइम जिनका ध्यान रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली जो डीकैड वैल्यू होती है, जो लैक्टेटिंग काउज़ है, जो दूध दे रही हैं, उनके लिए लगभग 300 मिली इक्विवेलेंट रहती है। और जो नियर टर्म ड्राई काउज़ होती हैं, जो बच्चा देने वाली हैं, उनमें ये -150 मिली इक्विवेलेंट होती है। तो ये जो -50 की वैल्यू है डीकैड की पर केजी ऑफ डाइट, ये जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उससे 21 दिन पहले देना शुरू करते हैं। तो ये तभी काफ़ी रहती है, ऐसा नहीं है कि पूरे ड्राई पीरियड में आप इसे दें।
अब डीकैड को समझने से पहले, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हमें एसिड बेस बैलेंस समझना पड़ेगा। अगर हम एसिड बेस बैलेंस समझ गए तो हम डीकैड को आसानी से मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड बेसिकली वो सॉल्यूशन होते हैं, देखिए ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा मतलब टफ़ है समझने के लिए। एसिड क्या है यहाँ पे मैं बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड होगा तो आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो एसिड क्या है, बेस क्या है, अगर यहाँ समझ में ना आए तो आप गूगल पे और सर्च कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए कि एसिड बेस कैसे नापे जाते हैं या एसिड बेस क्या होते हैं। तो एसिड बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं या हाइड्रोजन आयन को देते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? H+ से, ये यहाँ पे। तो हाइड्रोजन आयन जो देता है वो एसिड कहलाता है, और हाइड्रोजन आयन को जो एब्जॉर्ब करता है या लेता है, ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? बेस, या उसे एल्कली भी कहते हैं, एल्कली या बेस कहते हैं हम। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के अंदर 10⁻⁻7 इक्विवेलेंट होती है तो उस सॉल्यूशन को न्यूट्रल कहा जाता है, कि ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ये डिसाइड करती है कि इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी है या ये न्यूट्रल है। जब वो 10⁻⁻7 पे होता है, जैसा कि यहाँ पे है ये, तो ये न्यूट्रल कहलाता है, मतलब इसकी pH 7 है। तो कोई भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही किसी सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बनाती है। तो जब कंसंट्रेशन -10⁻⁻7 होती है तो वो pH कितनी होती है? उसे हम 7 कहते हैं। तो 7 पे क्या मतलब है? कोई भी सॉल्यूशन की pH अगर 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, जैसा यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब इससे अगर हम ऊपर चलेंगे, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी 10⁻⁻6, -5, -4, -3, तो ये pH इसका मतलब कम हो रही है। pH कम हो रही है तो एसिडिटी बढ़ रही है। तो जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये pH स्केल कहा जाता है इसे। और दूसरी तरफ अगर ये हम इधर आएंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो ये बेसिसिटी बढ़ रही है, इधर एसिडिटी कम हो रही है। तो और ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि 10 टू द पावर मतलब pH 4 अगर है, अगर यहाँ पे आप देखें कि pH 3 है और pH 4 है, तो ये सिर्फ एक का डिफरेंस नहीं है। मतलब जो सॉल्यूशन 4 pH पे होगा वो या जो सॉल्यूशन 3 pH पे होगा, ये सॉल्यूशन 3 pH वाला 4 pH वाले सॉल्यूशन से 10 गुना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये लॉग स्केल पे काम करता है pH। तो ये pH आपको समझ में आ गया। बस आप इतना याद रखें कि 7 पे न्यूट्रल होता है और इसके इधर 0 तक अगर जाते हैं तो ये एसिडिटी बढ़ती है, और 7 से इधर जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है, मतलब एसिडिटी कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा pH होगी एसिडिटी उतनी कम होगी। इस बात को आप मतलब याद रखें। तो लाइफ को मेंटेन रखने के लिए pH को बैलेंस रखना, pH को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो pH एक पैरामीटर है जिसमें हम एसिडिटी और बेसिसिटी को नापते हैं कि ये कितनी है। और ये जैसे सेल है यहाँ पर, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो कुछ एनायंस और कैटायंस सेल के अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं। ये सेल की pH को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और अगर pH प्रॉपर नहीं है बॉडी के अंदर या किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर या ब्लड के अंदर, तो एंजाइम्स वर्क नहीं करते हैं। एंजाइम वर्क नहीं करेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो जीवन का मतलब जीवन ख़त्म हो जाएगा, जीवन नहीं हो सकता। तो ब्लड की जो pH होती है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन रहती है। और ये बाइकार्बोनेट सिस्टम इसे होता है, बाइकार्बोनेट सिस्टम और इलेक्ट्रोलाइट इसे मेंटेन करते हैं और बना के रखते हैं। तो ब्लड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे अभी, डाइट्रिक, कैटायन और एनायन, इनका मेजर इन्फ्लुएंस होता है ब्लड की pH के ऊपर, और इसे कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लड की pH कितनी रहती है? लगभग 7.4, और ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है। अगर 7.2 भी हो जाती है या 7.6 हो जाएगी तो इसे हम अगर 7.4 से नीचे जाएगी तो एसिड
वो एसिडिटी बढ़ेगी, तो उसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अगर ये 7.4 से ऊपर जाती है, 7.5 7.6 हो जाएगी, तो इसे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहते हैं। तो ये ब्लड की जो पीएच होती है स्ट्रिक्टली इसी लेवल पे मेंटेन रहती है। लेकिन जो पशु होता है वो कुछ ना कुछ आप उसे दाना चारा देते रहते हैं, कैटायन एनायन उसकी बॉडी में जाते रहते हैं, तो वो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये अहम सवाल है कि ये कांस्टेंट कैसे रहती है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो बॉडी के अंदर वर्क करता है और इसे मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो एसिड बेस आपको समझ में आ गया, और ब्लड की जो पीएच है वो कांस्टेंट रहती है 7.4 पे। ये बात आपकी अब तक समझ में मतलब आ गई होगी, इसे आप याद रखें, क्योंकि इसके बिना डिकेड कंसेप्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वर्क ऑन स्पेसिफिक पीएच, जो बॉडी होती है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करती है बॉडी की सेल्स, वरना क्या होगा अगर ये पीएच घटेगी बढ़ेगी तो वो वर्किंग करना अपना स्टॉप कर देगी और सेल मर भी सकती है और पशु की भी मृत्यु हो सकती है। तो जितने भी सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर वो कंटिन्यूअसली काम करते हैं इस पर्टिकुलर पीएच को और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और सेल इंटीग्रिटी, ये सेल का यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आयंस आपको दिखाए गए हैं। तो इनका ना बैलेंस बना रहता है, और ये कितने के इक्वल होता है, ये 300 मिली ऑस्मोल के इक्वल रहता है। इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन आयंस की इतनी रहती है, इससे अगर बढ़ेगी घटेगी तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और वो सब बिगड़ जाता है और फिर दुनिया भर की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये एसिड बेस बैलेंस ना, कभी मैं अगर आपको रिंगर लैक्टेट या डीएनएस और ये सब चीज़ें क्यों चढ़ाई जाती हैं, कब चढ़ाई जाती हैं पशु को, मतलब जो क्रिटिकल हालत में होता है, तो ये तब भी आपको उसे समझने में भी ये हेल्प करेगा एसिड बेस बैलेंस। तो अब दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे काम करते हैं। पहला तो यह है कि जो कैटायन और एनायन होते हैं उनका जो सम होगा, जो उनका जोड़ होगा इक्विवेलेंट बेसिस पे, वो 300 मिली ऑस्मोल के इक्वल होता है। ब्लड के अंदर कभी भी इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा हम बनाने की कोशिश करेंगे तो और ये वैल्यू बिगड़ेगी तो क्या होता है, सेल फूटनी शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर का प्रेशर बिगड़ जाता है और गुब्बारे की तरह फूटने लगती हैं या फिर किशमिश की तरह सूख जाती हैं अगर इससे ऊपर या नीचे जाती है इसकी वैल्यू। तो कैटायन और एनायन जब भी ब्लड में जाएंगे तो उनका सम कितना होगा इक्विवेलेंट बेसिस पे 300 मिली ऑस्मोल। 0.9% NS दिया जाता है। जो नॉर्मल सेलाइन होता है उसे नॉर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी के इक्वल होती है। अगर हम खाली पानी चढ़ाएंगे ब्लड के अंदर तो क्या होगा, वो अंदर जाके सेल को तोड़ना शुरू कर देगा, बस्ट करना शुरू कर देगा। इस वजह से उसमें वो डाला जाता है 0.9%, उसमें नमक डाला जाता है, उससे उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो उसके बराबर आ जाती है। इसी वजह से हम 0.9% NS कहते हैं, नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन का मतलब है 0.9% उसके अंदर सॉल्ट होता है। बहरहाल तो ये कंसिस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर ये वाटर बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है टिश्यूज़ के अंदर। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि कैटायन और एनायन का सम 300 मिली ऑस्मोल होना चाहिए, और जो कैटायन और एनायन दिए जा रहे हैं बॉडी के अंदर वो न्यूट्रल इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। मतलब अगर कैल्शियम जा रहा है तो उसके साथ 2 क्लोराइड जाएंगे, CaCl2 होता है, मतलब कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज होता है और Cl के ऊपर 1, क्लोराइड के ऊपर 1 नेगेटिव होता है। तो 2 क्लोराइड एक कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। ये सोडियम के ऊपर 1 चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर 1 चार्ज होता है, तो 1 सोडियम 1 क्लोराइड। तो इस तरीके से ये बॉडी के अंदर जाते हैं और उसे बॉडी के सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो गए कि कैटायन एनायन का सम जो होता है इक्विवेलेंट बेसिस पे 300 मिली ऑस्मोल होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बैलेंस करके रखना पड़ता है, न्यूट्रल करके रखना पड़ता है। अब एसिड बेस बैलेंस का मतलब है जो पीएच है ब्लड की वो कांस्टेंट है 7.4 पे। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे।
तो दो चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, एक लंग्स और एक किडनीज़, जो एसिड बेस बैलेंस को 7.4 पर मेंटेन करके रखती हैं। ये दो ऑर्गन्स होते हैं। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है या पशु की बॉडी में, और ये लंग्स के द्वारा निकलती रहती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में रहती है, प्लाज्मा में या ब्लड में रहती है, तो ये पानी के साथ मिलके H2O के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके H2CO3 बनाती है, जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये टूट जाता है H+ आयन और HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन्स में। अब मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन आयन है, और हाइड्रोजन आयन जहाँ पे होता है वो क्या करता है, एसिडिटी करता है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली कार्बोनिक एसिड बना लेती है, और इससे हाइड्रोजन आयन बनता है, और वो ब्लड में pH को 7.4 पे मेंटेन करके रखता है। तो ये एक पर्टिकुलर उस पर बना रहता है। अब मान लो ब्लड के अंदर अगर कहीं से हम कोई नेगेटिव चीज़ भेज दें, ये जैसे क्लोराइड हमने पशु को खिला दिया, तो क्लोराइड अगर बढ़ने लगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बने रहनी है, तो क्लोराइड क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। बॉडी क्या करेगी, हाइड्रोजन आयन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगी और वो क्लोराइड को न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन ब्लड के अंदर उससे क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो वो एसिडिटी कम हो जाएगी, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, pH कम हो जाएगी। तो ये जो एरो है ये नीचे चला जाएगा। तो लंग्स जो हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा बाहर निकाल देंगी, या फिर अगर ज़रूरत होगी तो उसे ब्लड के अंदर रोक के रखती है। तो ये इस तरीके से एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। किडनी क्या करती है, अगर इसे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है एसिड, तो ये हाइड्रोजन आयन को यहाँ से फ़िल्टर करने लगती है किडनीज़। तो इस तरीके से ये नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है। तो अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो ये pH डाउन होगी, एसिडिटी बढ़ेगी। अगर बाइकार्बोनेट आयन बढ़ते हैं, बेस बढ़ेगा, तो pH बढ़ेगी और एसिडिटी कम होगी। pH मतलब एसिडिटी बढ़ने का मतलब है pH डाउन हो रही है, ये बात याद रखें, इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब डाइट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जो डाइट होती है ये इम्पॉर्टेंट होती है करेक्ट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, और एनायन कैटायन का जो भी मतलब जो रेशो होता है वो कांस्टेंट उनके अंदर मेंटेन रहता है, और अगर ज़रूरत होती है तो वो उसे कंज्यूम करती रहती है, अदरवाइज़ वो किडनी के थ्रू उसे निकाल देगा एनिमल। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में जाती है, मान लो अगर एक्सेस ऑफ एनायंस जाते हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर जो आयंस हैं वो जाते हैं, एनायंस जाते हैं, तो उनके कंटेम्प्रेरी उनके साथ साथ हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोड्यूस होगा उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, तो उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहा जाता है। इसी तरीके से अगर कैटायन हम दे रहे हैं बॉडी के अंदर, एनायन का मतलब है मान लो नौसादर नमक आपने दिया, नौसादर के अंदर होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का कोई मतलब नहीं है, अमोनियम अलग हो जाता है आयन, क्लोराइड अलग हो जाता है। अमोनियम र्यूमेन के अंदर रह जाता है और क्लोराइड उसका एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर चला जाता है। तो क्लोराइड बेसिकली एनायन है, तो क्लोराइड जाएगा तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयन बनेंगे उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मान लो आप सोडा देते हो, खाने का सोडा, तो सोडे के अंदर एक बाइकार्बोनेट आयन है, एक सोडियम है। बाइकार्बोनेट आयन से जब वो सोडियम टूटता है तो सोडियम तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है खून में, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन बाहर रह जाता है। तो अंदर की इसकी एक्सेस हो गई कैटायन की, सोडियम कैटायन है, तो वहाँ जाके क्या करता है वो एल्कोलोसिस करता है, क्योंकि वो अंदर जाके बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस।
तो जो बैलेंस है एसिड और बेस का, ये इन्फ्लुएंस करता है, मतलब असर डालता है ग्रोथ रेट पे, एपेटाइट पे, मतलब उसकी भूख पे, अमाइनो एसिड और एनर्जी के मेटाबॉलिज्म पे, कैल्शियम यूटिलाइजेशन, विटामिन मेटाबॉलिज्म, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी होती है उसे, मतलब हर एक फंक्शन पे बॉडी के एसिड और बेसिस का इन्फ्लुएंस होता है। अब आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब यहाँ से शुरू होता है कैल्शियम का रोल। अब हम एसिड बेस बैलेंस को समझ चुके हैं। अब पीटीएच क्या है? पीटीएच है पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन। ये थायराइड ग्लैंड है, ये उसका शेप बना हुआ है। थायराइड ग्लैंड के पीछे 2 ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें से पीटीएच नामक हार्मोन निकलता है, पैराथॉर्मोन निकलता है। ये बोन के ऊपर जाके, हड्डियों के ऊपर जाके ये काम करता है, असर डालता है, इसकी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और जब ये उसकी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, तो ये सेल्स कैल्शियम को ब्लड में रिलीज़ करने लगती हैं। तो सारा का सारा जो दारोमदार है वो पीटीएच के ऊपर आके थम जाता है। मतलब कैल्शियम जो ब्लड में जाना है, वो जब तक पीटीएच बोन के ऊपर काम नहीं करेगा आके, ये कैल्शियम इसमें से मोबिलाइज होकर ब्लड के अंदर नहीं जाएगा। ये छोटी सी बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि पैराथॉर्मोन हड्डियों के ऊपर जाके काम करता है, तब कैल्शियम निकलता है। अगर ये नहीं आएगा तो कैल्शियम ब्लड में नहीं जाएगा। अब क्या होता है? तो जो मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस होता है ना, ये पैराथायरॉयड हार्मोन की सेंसिटिविटी को इफ़ेक्ट करता है। और साथ साथ विटामिन D3, आपको पता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन D3 का इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली विटामिन D3 क्या करता है? विटामिन D3 इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये 2 काम हो गए, एक तो हड्डियों से भी कैल्शियम आए और इंटेस्टाइन से भी वो होके कैल्शियम उसमें जाना चाहिए ब्लड में एब्जॉर्ब होके। तो मेटाबॉलिक एसिड या बेस का बैलेंस इन दोनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, पैराथॉर्मोन को भी, पैराथायरॉयड हार्मोन को भी, और विटामिन डी के सिंथेसिस को भी। तो पैराथॉर्मोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके कैल्शियम बोन्स के अंदर से बाहर नहीं आता है। लेकिन ये तभी सिक्रीट होता है, पैराथॉर्मोन पीटीएच हार्मोन तभी सिक्रीट होता है जब कैटायन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती है। कोई भी कैटायन हो वो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं, पैराथॉर्मोन की सेंसिटिविटी को। अगर ब्लड के अंदर कैटायन की कंसंट्रेशन कम है तब पैराथॉर्मोन सिक्रीट होगा और बोन्स को जाके स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से कैल्शियम निकल के आएगा। अगर पैराथॉर्मोन की कंसंट्रेशन अगर कैटायन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है तो पैराथॉर्मोन आराम से बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, चाहे ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो। तो कैटायन की कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर एनायन की कंसंट्रेशन ब्लड में ऊपर चली जाती है तब ये पैराथॉर्मोन रिलीज़ होता है। और इसमें आपको बताया था कि जब बेसिकली जब एसिडिटी होगी तो इसका मतलब क्या है कि तो कैटायन का ब्लड में कम होने का मतलब या एनायन के बढ़ने का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एनायन बढ़ जाते हैं और एनायन के बढ़ने से क्या होता है? कैटायन कम हो जाएंगे, एनायन बढ़ेंगे तो पैराथॉर्मोन सेंसिटाइज होगा, पैराथॉर्मोन निकल के आएगा तो वो हड्डियों को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से कैल्शियम बोन के अंदर से निकल के ब्लड में आ जाता है। तो कैटायन कम है, एनायन ज़्यादा है। नोट्स बना लें आप इन बातों के ना, तभी आपको याद रहेंगी। कैटायन कम है, एनायन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो पैराथॉर्मोन को वो इन्फ्लुएंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उससे वो हड्डियों पे आके काम करेगा, हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा और वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो काविंग के टाइम जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो हमारा एम ये होता है कि हम पैराथॉर्मोन को सेंसिटाइज़ कर दें, उसे जगा दें, उसे उठा दें और उससे कहें कि भाई तेरा काम जो है वो बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में पहुंचाने का है और तू ये काम कर। तो वो कब उठता है, कब जागता है? उसकी नींद तब टूटती है जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होता है? जब डी कैड को कम किया जाता है। डी कैड को कम
कब किया जाता है? जब एनायंस को डाइट के अंदर बढ़ाया जाएगा। जब एनायंस डाइट के अंदर बढ़ेंगे तो वो पैराथॉर्मोन को सेंसिटाइज करेंगे, पैराथॉर्मोन निकल के कैल्शियम को रिलीज़ करा देगा। तो काविंग से पहले हमारा एम ये होता है कि हम पैराथॉर्मोन की एक्टिविटी को बढ़ा दें। पैराथॉर्मोन अपने आप कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है उसे बढ़ा देगा ब्लड के अंदर और हाइपोकैल्सीमिया मिल्क फीवर होने से रोक लेगा। तो पॉजिटिव डीकैट डाइट जो है वो एल्कलोसिस करती है, सप्रेस कर देती है पीटीएच की एक्टिविटी को। पॉजिटिव डीकैट डाइट खिलाएंगे तो पीटीएच और ज़्यादा गहरी नींद में चला जाएगा। अगर नेगेटिव डीकैट डाइट खिलाएंगे तो वो पैराथॉर्मोन हार्मोन का या पैराथायरॉयड हार्मोन का कान पकड़ के उठा देगा और कहेगा कि भाई तू कैल्शियम को हड्डियों के अंदर से रिलीज़ करा, और वो ब्लड के अंदर आ जाएगा कैल्शियम और हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा। तो ये डीकैट डाइट का मेन बैलेंस होता है। एसिडोसिस और एल्कलोसिस किया जाता है ब्लड का ताकि पैराथॉर्मोन सेंसिटाइज हो। अब आगे देखते हैं। तो एल्कलोटिक स्टेज जो होती है जिसमें डाइटरी कैटायंस एनायंस हाई होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं पैराथॉर्मोन की सेंसिटिविटी को, कैल्शियम का रिलीज़ रिड्यूस हो जाता है। उसके बरक्स उसके अपोजिट एसिडोटिक स्टेज जिसमें डाइटरी एनायंस का कंसंट्रेशन हाई होता है, क्लोराइड और सल्फेट का, ये सेंसिटिविटी पीटीएच के लिए बढ़ा देते हैं। इससे विटामिन D3 भी बनने लगता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है और कैल्शियम की सप्लाई बढ़ जाती है। तो इन मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेस के चलते हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर, और उस डाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं जो काविंग से पहले काऊ को दी जाती है। इससे क्या होता है कि हम सक्सेसफुली रिड्यूस कर पाते हैं मिल्क फीवर के इंसिडेंसेस को काउस के अंदर। अब यहाँ पर ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, क्योंकि अब बात आ गई है डीकैट की, अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करें। तो ये कुछ कैलकुलेशंस दी गई हैं। यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं और यही हमारी हेल्प करती हैं डीकैट को, डाइट के डीकैट को मतलब सॉल्व करने में या कैलकुलेट करने में। इनमें सबसे पहली जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है, ये सबसे पहले दी गई थी। इसमें सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का जिक्र किया गया था। उसके बाद सल्फ़ेट भी, क्योंकि एनायन है, सल्फ़ेट को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस सल्फ़ेट। फिर ये देखा गया कि सल्फ़ेट की जो एनायनिक कैपेबिलिटी है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करने की कैपेबिलिटी है, वो क्लोराइड से कम है, मतलब सिर्फ 60% है उसकी, तो इसे 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। हालांकि इससे जो कैलकुलेट करते हैं और इससे कैलकुलेट करते हैं इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। फिर ये देखा गया है कि सोडियम पोटेशियम, मैंने बताया था वहाँ पे कैल्शियम की पोटेंसी और मैग्नीशियम की कम होती है, कैटायनिक पोटेंसी। तो ये देखा गया है कि सोडियम और पोटेशियम के मुकाबले कैल्शियम और मैग्नीशियम खाली 15% एक्टिव होते हैं या पोटेंट होते हैं। तो कैल्शियम को भी जोड़ दिया गया, मैग्नीशियम को भी जोड़ दिया गया। इधर क्लोराइड और सल्फ़ेट और फॉस्फेट को जोड़ा गया, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम माइनस क्लोराइड, सल्फ़ेट और फॉस्फेट। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो क्लोराइड और पोटेशियम था। तो अल्टीमेटली ये देखा गया कि ये वाली जो इक्वेशन थी ये कोई बहुत ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं कर रही थी, मतलब इससे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। तो अल्टीमेटली जो सबसे पहली वाली ये वाली इक्वेशन है, इसे ही यूज़ किया जाता है अब, मतलब प्रैक्टिकली ये अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं जब हम इसे यूज़ करते हैं। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके प्रैक्टिकल वो बताऊंगा। तो बहरहाल ये पहली वाली उसे यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कैसे होती है? अब डीकैड के लिए उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें एनायन और कैटायन को मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। अब जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग में या उसमें
केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो जानते होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो हमें जो एनायंस हैं और कैटायंस होते हैं उन्हें मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। अब हमारे पास गिने चुने 4 कैटायन हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, सोडियम, और गिने चुने 3 एनायंस हैं, एक क्लोरीन, क्लोराइड, एक सल्फेट और एक फॉस्फेट। तो बस इन्हीं के लिए हमें ये चीज़ सीखनी होगी। तो डीकैड को जो रिपोर्ट किया जाता है या इसे मेज़र किया जाता है वो मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ डाइट के हिसाब से इसे करते हैं। तो पर केजी डाइट की जगह कुछ लोग पर 100 ग्राम भी कर देते हैं। तो डीकैड का जो इक्वेशन है उसके अंदर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं मिली इक्विवेलेंस ऑफ एनायंस का, जो दिखाया था पिछली उसमें, मिली इक्विवेलेंस ऑफ कैटायंस से। तो इसका रिज़ल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। तो मिली इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इनका एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ पर, जैसे सोडियम है तो सोडियम का कन्वर्जन फैक्टर कितना है 435, पोटेशियम का कन्वर्जन फैक्टर 256, ये आप नोट कर लें चाहे, क्लोरीन का 282, सल्फ़र का 624। ये कन्वर्जन फैक्टर है मिली इक्विवेलेंट में जब आप कन्वर्ट करेंगे इन्हें। बाकियों की क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मैंने बताया आपको, हमें एक ही इक्वेशन से काम है जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड और सल्फेट है। अब किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम ये देखते हैं, सपोज़ करते हैं कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर 0.15% सोडियम है, 1.1% पोटेशियम है, 0.2% क्लोराइड है और 0.2% सल्फ़र है। अब इन्हें मिली इक्विवेलेंट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ डाइट यहाँ लिखा, कन्वर्जन फैक्टर यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल गई 65.25 और 281.6, 56.4 और 124.8। ये हमें मिली इक्विवेलेंट में मिल गई, मिली इक्विवेलेंट पर केजी में। अगर मिली इक्विवेलेंट पर केजी में नहीं होगा तो आप कोई डीकैड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन होती है उसमें हमने देखा था सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस सल्फ़र, ये डीकैड की इक्वेशन होती है और इससे डीकैड हमें मिली इक्विवेलेंट पर केजी में मिल जाता है, ये वाली इक्वेशन जो मैंने बताई थी आपको। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 65 प्लस 281.6 माइनस 56.4 प्लस 124.8, तो इसकी जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, प्लस 165.65 मिली इक्विवेलेंट पर केजी। इस डाइट की डीकैड वैल्यू आ गई। अब डीकैड इम्पैक्ट्स एसिड बेस स्टेटस डायरेक्टली एंड प्रिडिक्टेबली। अब अगर हम डीकैड डाइट उसे दे रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये उसके ब्लड को जाके, उसके ब्लड के पीएच को जाके इन्फ्लुएंस करेगी। ये हम देख चुके हैं पहले ही कि ब्लड के अंदर अगर कोई भी कैटायन या एनायन जाता है तो ब्लड उस पर रिस्पॉन्ड करता है और पीएच को कम या ज़्यादा करने लगता है। तो कई सारे रिसर्चर्स ने इस बात को प्रूव किया कि अगर डीकैड को अल्टर कर दिया जाए काउस की डाइट में किसी भी स्टेज में लैक्टेशन साइकिल की, तो वो डायरेक्टली अफेक्ट दी ब्लड को भी अफेक्ट करता है, ब्लड की पीएच को भी अफेक्ट करता है और यूरिन की पीएच को भी अफेक्ट करता है। अगर ब्लड के अंदर एसिड बढ़ेगा तो वो ब्लड उस एसिड को कैसे निकालेगा, यूरिन के ज़रिए। तो अगर डीकैड को अल्टर किया जाता है डाइट के अंदर काऊ की, तो वो ब्लड की पीएच को भी इन्फ्लुएंस करता है और यूरिन की पीएच को भी। और उससे क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयंस को या बेस का अगर एक्सेस हो रहा है तो उसे भी वो रिस्पॉन्ड करेगा ब्लड का जो पीएच सिस्टम है। तो विद इन दी बाउंड्रीज़ ऑफ द फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस, ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि 7.4 से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। अगर 7.4 से 7.1 या 7 पे आ जाएगा या 7.4 से 7.8 या 7.9 पे चला जाएगा तो डेथ भी हो सकती है। तो 7.3 या 7.4 से 7.5 तक जा सकता है। तो वो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स कहलाती हैं। तो उनके अंदर अगर हम बाहर से कैटायन या एनायन देते हैं
तो डीकैड का जो इन्फ्लुएंस है वो साफ़ नज़र आता है यूरिन की पीएच पे। अगर हम इसका सिंपल वे में ये मैं बताऊँ आपको, अगर हम एनायन डाइट के अंदर दे रहे हैं तो ब्लड के अंदर पीएच डाउन चली जाती जाएगी और यूरिनरी पीएच के अंदर भी मतलब यूरिन की जो पीएच है वो भी डाउन जाएगी अगर हम एनायन देंगे। और कैटायन देंगे तो वो पीएच अप होने लगेगी, ब्लड की पीएच भी अप होने लगेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो कुछ साल पहले रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया कि जो डाइट पीएच को रिड्यूस करती हैं ब्लड के अंदर, वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हैं ब्लड में, और जो इंसिडेंस होते हैं क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया के, मिल्क फीवर के, या इवन सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया के, वो कम हो जाते हैं। तो जो डाइट ब्लड की पीएच को रिड्यूस कर दिए हैं वो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ा देती हैं। ये एक छोटी सी मोटी सी बात है जो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि एक प्रैक्टिस शुरू हुई उन काउस को फीडिंग डाइट्स विद मोर एनायंस रिलेटिव टू दी कैटायंस। काउस को ऐसी डाइट खिलाई जाने लगी जिनके अंदर एनायंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, कैटाइन की कंसंट्रेशन कम थी। इससे जो इंसिडेंसेस थे मिल्क फीवर के वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए। एक स्टडी मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर एक फार्म था और मिल्क फीवर के इंसिडेंसेस, जर्सी काऊ का फार्म था, 63% थे। लेकिन जब उसके अंदर डीकैड को यूज़ किया गया, नेगेटिव डीकैड डाइट को काविंग से पहले यूज़ किया गया काउस के अंदर, तो वो मिल्क फीवर के इंसिडेंसेस सिर्फ 11% पे आ गए 63% से। तो इतना इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और अगर डीकैड प्रॉपरली बैलेंस कर दिया है आपने, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ये मतलब अपना काम ना करे। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे सूरज निकलता है पूरब से डेली, ऐसे ही मतलब ये भी डीकैड भी काम करेगा अगर ये प्रॉपरली आपने इसे मैनेज कर लिया। तो हाइपोकैल्सीमिया को अगर मैनेज कर लेते हैं आप, तो प्रोडक्टिविटी एनिमल्स की बहुत बढ़ा सकते हैं आप अपने यहाँ। तो वाई इट इज़ नीडेड एंड हाउ इट अकर्स। दी ऑनसेट ऑफ लैक्टेशन कॉजेज सीवियर एंड रैपिड ड्रेन ऑफ ब्लड कैल्शियम। जैसे लैक्टेशन शुरू होती है, पशु दूध देना शुरू करता है, तो कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ड्रेन मिल्क में हो जाता है। और अगर इस कैल्शियम को रिप्लेस ना किया जाए ब्लड में बोन से, तो काऊ के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब कैल्शियम कम हो जाता है। अगर हम डीकैड को डाइट के अंदर कम कर देते हैं, निगेटिव वैल्यूज़ में ले आते हैं, -100 to -150 कर देते हैं, तो ये ब्लड के अंदर जो रैपिड डिक्लाइन होता है ना कैल्शियम का काविंग के टाइम पे, उसे रोक लेता है। तो इस वजह से जो निगेटिव डीकैड डाइट हैं ये प्रीपार्टम काविंग से पहले खिलाई जाती हैं। ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। मतलब निगेटिव डीकैड डाइट खिला के आप ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को हायर लेवल पर एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो फीडिंग निगेटिव डीकैड कैन प्रोड्यूस एसिडोसिस, वो एसिडोसिस करता है जैसा मैंने आपको बताया। इससे यूरिनरी कैल्शियम का एक्सक्रीशन होता है, ज़्यादा कैल्शियम निकलने लगता है, और बॉडी के अंदर एक विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्सेस स्टिमुलेट हो जाती है, काम करने लगती है, और उसके अंदर सिग्नल जाने लगते हैं जिससे बोन का कैल्शियम मोबिलाइजेशन ज़्यादा होने लगता है। तो प्रिवेंशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया क्यों ज़रूरी है और मिल्क फीवर से क्या क्या होता है, ये मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में माइफेक्स वाली जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसमें बता चुका हूँ, वो एक बार आप देख लें। तो अब हम क्या समझे इसमें अभी तक, ये डीकैड की इक्वेशन है, सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस सल्फ़र। नॉर्मल लैक्टेटिंग काउज में डीकैड की वैल्यू मतलब सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस क्लोराइड प्लस सल्फ़र का जो वैल्यू है वो लगभग 300 मिली इक्विवेलेंट होता है। ये जब भी पॉसिबल है जब कैटायंस की मात्रा फीड में ज़्यादा और एनायंस की मात्रा कम हो। ये नॉर्मल लैक्टेटिंग काउज के लिए जो दूध दे रही हैं। लेकिन ड्राई नियर टर्म काउज जो होती हैं, मतलब जो बच्चा देने वाली हैं, जिनके अंदर काविंग होने वाली है, उनके अंदर हमें
डी कैड को रिड्यूस करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? -150 मिली इक्विवेलेंट पे लेके आना पड़ता है। यहाँ पर कितना था? +300 मिली इक्विवेलेंट, और यहाँ पर हमें -150 मिली इक्विवेलेंट पे लेके आना पड़ता है। यहाँ पे हमें डाइट के अंदर एनायंस बढ़ाने पड़ते हैं और कैटायंस कम करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? निगेटिव डी कैड में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो खाली फीड को मैनिपुलेट करके हम निगेटिव में नहीं पहुंचा सकते हैं डी कैड को। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर चारा खिला रहे हैं और उसकी जगह कुछ और खिलाने लगें तो वो निगेटिव में पहुंच जाएगा। मतलब फीड में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इससे कहें तो हम नेचुरल फीड इंग्रेडिएंट से नेगेटिव डी कैड डाइट नहीं बना सकते। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स मिलाने पड़ते हैं। तो नेगेटिव डी कैड डाइट मिलाने के लिए हमें प्योर एनायनिक साल्ट मिलाने पड़ते हैं फीड के अंदर। और ये एनायनिक सॉल्ट जो होते हैं, मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि अनपैलेटेबल होते हैं। ये फीड का स्वाद ख़त्म कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, कड़वा कर देते हैं, और एनिमल उसे इनटेक करने से रिफ्यूज़ कर देता है। वो वाला फीड ही खाना छोड़ देता है जिसमें हम एनायनिक सॉल्ट्स मिलाते हैं। तो अनपैलेटेबिलिटी की वजह से, पैलेटेबल मतलब जायका ख़त्म हो जाना, अनपैलेटेबिलिटी उसका जायका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो एनिमल रिफ्यूज़ कर देता है, फ़ीड नहीं खाता है, छोड़ देता है फ़ीड को। और अगर वो फ़ीड नहीं खाएगा अपने लास्ट टाइम में जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चा पैदा होने वाला है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये मिल्क फीवर से भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एनिमल के लिए। कीटोसिस की प्रॉब्लम आएगी, फिर वो उसमें चला जाएगा अगर प्रॉपर फीड ना खाए। तो सबसे बड़ी जो इशू है वो ये है कि ये जो सॉल्ट, मतलब नॉर्मल फीड मैनिपुलेशन से नेगेटिव डाइट नहीं बनाई जा सकती। अगर उसमें एनायनिक सॉल्ट हम डालते हैं तो वो उसका स्वाद बिगाड़ देते हैं, उसे एनिमल रिफ्यूज़ करने लगता है, फीड ही नहीं खाता है फिर वो। तो ये हमें थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। तो जो मेन सॉल्ट्स होते हैं जो डी कैड को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, उनमें सबसे अहम जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड भी यूज़ होता है, मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ होता है, इसे भी किया जाता है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है, क्योंकि इसके साथ का जो पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, खाली क्लोराइड ही बॉडी के अंदर जाता है। तो इस रीज़न की वजह से, क्योंकि अनपैलेटेबल बना देता है अमोनियम क्लोराइड दाने को, उसके चारे को, तो कंपनियों ने क्या किया, एनायनिक फीड बनाने लगे। मतलब जिनके अंदर एनायन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो वाले फीड बनाने लगे, और उनके अंदर क्लोराइड की कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा दिया। मतलब वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं कुछ प्रोटीन को, और वो प्रोटीन मतलब बना लेते हैं। तो इनके अंदर, इन प्रोडक्ट्स के अंदर क्लोराइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था जो पहले पेज पे बना हुआ था बायोक्लोर का, वही ऐसा ही प्रोडक्ट है। ऐसे ही सोया क्लोर आता है, बायोक्लोर आता है। ये किलो या 1.5 किलो डेली खिलाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कितना, मतलब आप का जो कंसंट्रेशन है, डी कैड की वैल्यू क्या है मतलब फीड में, उसके बेसिस पे इसे खिलाया जाता है। तो उस अनपैलेटेबिलिटी की वजह से कंपनीज़ ने रिसर्च करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो एनिमल खाने से रिफ्यूज़ नहीं करता है। उसमें सोया क्लोर आता है, एक बायोक्लोर। सोया क्लोर तो शायद इंडिया में नहीं मिलता है, बायोक्लोर मिलता है। अब ऑप्टिमम डी कैड क्या कितना होना चाहिए और उसे मेज़र कैसे करें? जो आपको बताया ऑप्टिमम डी कैड, नेगेटिव डी कैड है, वो -100 से -150 मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ डाइट होता है। ये इससे हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, और जो डिज़ायर्ड चेंजेस हमें चाहिए होते हैं एसिड बेस बैलेंस में, वो हम कर पाते हैं, और इससे कैल्शियम की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। तो हमें कितना रखना है डी कैड? -100 टू -150 मिली इक्विवेलेंट पर केजी। और ये पता कैसे चले कि इतना मतलब बॉडी के अंदर जा रहा है और ये इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? इसके लिए यूरिन की पीएच को नापा जाता है। तो डी कैड का डायरेक्ट असर हमें यूरिन की पीएच पे देखने को मिलता है, और ये 24 से 36 घंटे के अंदर ही हमें देखने को मिलने लगता है।
डिकैड की डाइट का इफ़ेक्ट। तो आप आराम से यूरिन ले सकते हैं, कलेक्ट करें अपने एनिमल का और उसमें पीएच को मेज़र करें। सिंपल डिजिटल पीएच मीटर को इस्तेमाल किया जा सकता है पीएच को मेज़र करने के लिए। नॉर्मल पीएच जो होती है काऊ के यूरिन की वो लगभग 8 होती है, लेकिन निगेटिव डिकैड डाइट जब हम देना शुरू करते हैं तो ये 6.5 से 5.5 तक आ जाती है, लेकिन इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। और बेस्ट जो होती है वो 6.2 से 6.8 के बीच में कंसीडर की जाती है, चाहे गाय हो या भैंस हो। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब आप रिज़ल्ट्स इंटरप्रेट कर रहे हो तो इस बात को इंश्योर करें कि वो जो लो डिकैड डाइट है, निगेटिव डिकैड डाइट है, वो आपका एनिमल पूरी तरीके से खा रहा है। क्योंकि अगर लो डिकैड डाइट पूरी तरीके से जा रही है तो हायर पीएच आने का कोई मतलब नहीं बैठता है। अगर हायर पीएच आ रही है, मतलब पीएच अब भी ज़्यादा है यूरिन की, तो इसका मतलब फीड को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं किया जा रहा है जो आपने बनाया है। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो डाइट है वो काम नहीं कर रही है, मतलब निगेटिव डिकैड डाइट काम नहीं कर रही है। निगेटिव डिकैड डाइट हमेशा काम करेगी, बस शर्त यह है कि एनिमल उसे प्रॉपरली कंज्यूम करे जो आपने कैलकुलेट किया है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी है वो ये है, 3 स्टेप्स हैं इसके डिकैड डाइट को अप्रोच करने के। सबसे पहले तो उन फॉरेज, उस चारे को आइडेंटिफाई करें जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो। तो ट्रांजिशन पीरियड में जो शुरू के मतलब लास्ट के 21 दिन हैं, जब बच्चा पैदा होने वाला है उससे 21 दिन पहले हाई पोटेशियम फॉरेजेस को ना खिलाएं। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी सप्लीमेंटेशन किया जा रहा है पोटेशियम और सोडियम के रूप में वो बंद कर दें, सोडा देना बंद कर दें, फ्री चॉइस नमक ना दें उसे बिल्कुल, मतलब जो फीड में जाता है वो तो जाएगा, लेकिन उसे फ्री चॉइस जो लटका देते हैं रॉक सॉल्ट वगैरह एनिमल चाटता रहता है वो ना दें। किसी टाइप का रूमेन बफर ना दें, सोडा वगैरह जो होता है, ये भी अंदर जाके हाइपोकैल्सीमिया के रिस्क को बढ़ा देते हैं। फाइनल स्टेप जो होता है इसमें एनायनिक सप्लीमेंटेशन, जो सप्लीमेंट की जाती है डाइट को वो दें, जो कि जिसकी जो फाइनल डिकैड वैल्यू हो वो -100 टू -150 मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ डाइट। ये 100 नहीं है, यहाँ पे ये केजी ऑफ डाइट है। अब लो डिकैड को अचीव कैसे करें? तो सोडियम जो मैंने बताया सोडियम पोटेशियम डाइट में कम करना होता है ना, लेकिन सोडियम पोटेशियम डाइट में कम करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो फील्ड होती हैं या फॉरेजेस होते हैं वहाँ पे एनपीके कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम कंपाउंड। वो चारे की फसलों के अंदर खूब सारा पोटेशियम और सोडियम पहले ही जमा कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल चीज़ है लास्ट के टाइम में वो कॉर्न फॉरेज है, मतलब कॉर्न साइलेज सबसे बढ़िया चीज़ है अगर आप वो ट्रांजिशन काऊ को खिलाते हैं। उसके अंदर डिकैड वैल्यू उसकी बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ये कुछ वो बताई गई हैं 21 दिन पहले। जो लाल रंग में हैं उन्हें, उन फसलों को आप अवॉइड करें देना। गिनी ग्रास है, बाजरा है, पैराग्रास, राइस स्ट्रॉ, नेपियर ग्रास, ज्वार, शुगर केन, बरसीम, काउपी, ओट फॉरेज, अल्फ़ा या लूसन या रिज का भी जिसे कहते हैं, ये लाल रंग से जो लिखी हुई हैं ये वाली चारे ना दें लास्ट के 21 दिन में जब काविंग होने वाली हो। सबसे बेस्ट इसमें मेज़ साइलेज है। उसके बाद बार्ले फॉडर या मेज़ फॉडर भी दे सकते हैं, वीट स्ट्रॉ दे सकते हैं, शुगर केन लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट के 21 दिन में लाल वाली क्रॉप्स ना दें। ऐसा नहीं है कि ये बुरी हैं, जब लैक्टेशन में आती है तो सबसे बढ़िया यही काम करती हैं। जो भी ग्रास है, सुपर नेपियर है वो ना दें आप बिल्कुल लास्ट के दिनों में, या राई ग्रास है, मक्खन ग्रास है, वो भी ना यूज़ करें। तो जितनी तरीके भी ग्रासेस हैं उन्हें ना यूज़ करें। बस ये जो ग्रीन में लिखा गया है ये सबसे सेफ़ हैं।
सोडियम कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है क्योंकि सोडियम कंटेंट वैसे भी लो रहता है फोरेजेस का। अब ये यहाँ पर डीकैड वैल्यू दी गई है ज़्यादातर फीड्स की, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कॉर्न साइलेज का डीकैड सबसे कम है। कैनोला मील या मस्टर्ड केक भी, ये सरसों की खल जिसे कहते हैं, वो -76 है क्योंकि उसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत होता है। ये लिखा भी है यहाँ पर सल्फ़र, तो सल्फ़र की वजह से इसका वो डीकैड वैल्यू उसमें जाती है। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़, शेल कॉर्न ये तो कोई ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, या DDGS यूज़ कर सकते हैं। DDGS भी अच्छा एक वो है जो मिलता है आपको, वो जो गीला चोकर भी कहते हैं, जो डिस्टिलरी का वेस्ट होता है, वो यूज़ कर सकते हैं लास्ट के टाइम में, तो इनकी डीकैड वैल्यू कम होती है। तो ये सिर्फ जो अच्छे हैं ये नियर टर्म काउज़ के लिए ही अच्छे हैं। बाकी की जो लैक्टेटिंग काउज़ होती हैं उसमें ज़्यादा पोटेशियम और सोडियम वाले जो चारे होते हैं जिनकी डीकैड वैल्यू हाई होती है, वो ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं लैक्टेटिंग काउज़ में। तो इसके लिए मैंने बताया कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे क्लोराइड और सल्फ़ेट सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम के, तो इन्हें खिलाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को खिलाया जाता है। तो ये इस पे डिपेंड कर, ये कितना देना है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप बाकी चीज़ें क्या खिला रहे हैं। अब हो सकता है आपके यहाँ वो जो ग्रीन में जो मैंने बताई थी वो फॉरेज या फॉडर ना हो, तो और आपको ज़्यादा पोटेशियम वाली खिलानी पड़ रही है, तो अगर वो चारा खिलाना पड़ रहा है जो लाल में लिखा हुआ था, तो आपको अमोनियम क्लोराइड जो नौसादर, अमोनियम क्लोराइड का मतलब है नौसादर नमक आपको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। तो वैसे तो यूजुअल डोज इसकी 300 ग्राम होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी खिलानी पड़ सकती है। तो इशू ये रहता है कि ये अनपैलेटेबल होता है, इसका जायका अच्छा नहीं होता और एनिमल का जो फीड इनटेक है उसे रिड्यूस कर देता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसे गुड़ वगैरह के साथ मिला के खिलाएं आप। तो प्रैक्टिकल वे क्या है इसे देखने का कि आप जब एनाइनिक साल्ट खिलाना शुरू करें तो उसे थोड़े से खिलाना शुरू करें, जैसे 100 ग्राम या 150 ग्राम से, और पीएच को नापते रहें। जैसे ही पीएच 6 और 6.5 के बीच में आए, तब उस स्टेज पे जाके उस अमोनियम क्लोराइड को देना आप कम कर दें या बंद कर दें। मतलब उस जितने पे वो 6.5 पे आएगा पीएच, सिर्फ उतना ही आप अपनी एनिमल को देते रहें। तो सबसे ज़्यादा इजी मतलब तरीका यही है। बाकी एक और इजी तरीका है, वो ये है कि मार्केट से जो ये प्रोडक्ट आते हैं जैसे सोया क्लोर है या बायोक्लोर है, इसे आप परचेज़ करें और अपने एनिमल को खिला दें और पीएच उसकी नापते रहें और देखें कि उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। तो अमोनियम क्लोराइड ही अगर आपको खिलाना है, सोया क्लोर या बायोक्लोर नहीं मिल रहा है, नौसादर ही खिलाना है, तो उसे गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में एनिमल के मुंह में डाल दें, लड्डू बना के उसके मुंह में डाल दें गुड़ के साथ, और 3 या 4 बार में पूरे दिन में आप उसे खिला दें, छोटी छोटी डोज बना के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सजेलेट। इसका क्लेम ये है कि इसके रिज़ल्ट बायोक्लोर से भी अच्छे हैं, मतलब डीकैड ये दूसरे कंसेप्ट पे काम करता है और इसके रिज़ल्ट्स इससे भी अच्छे रहते हैं हाइपोकैल्सीमिया वो कम करने में। बहरहाल इसे भी देखेंगे किसी प्रेजेंटेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।